जोली अम्मा जोसेफ एक पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। उसकी सोसाइटी में एक अच्छी जान पहचान थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट में प्रोफेसर होने के कारण लोग उसकी काफ़ी इज्जत करते थे और उसकी मासूमियत ऐसी थी कि हर किसी को वो अपनी अदाओं से अपना बना लेती थी। लेकिन इसी मासूमियत से अपने असली व्यक्तित्व को छुपाते हुए जोली जोसेफ ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिस पर एक पल के लिए उसे जानने वालों में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि जोली कुछ ऐसा भी कर सकती है। एक सीधी सादी और धार्मिक महिला आखिर इतनी क्रूर कैसे हो गई? लेकिन जोली की क्रूरता की हद तो तब हो गई जब उसने 2 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। लेकिन उसके धार्मिक होने और सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होने के कारण उसके अपराध का पर्दाफाश होने में 17 साल लग जाते हैं और फिर इस केस का खुलासा बेहद नाटकीय ढंग से होता है। इस पूरी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल ये घटना है 4 अक्टूबर 2019 की, जब केरल के कड़ाथाई गांव के लॉर्ड माथा चर्च के कब्रिस्तान से पुलिस की निगरानी में एक के बाद एक 6 लाशें निकाली जाती है। अब आसपास के गांव और शहरों में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है। इसके बाद जब ये खबर मीडिया तक पहुंचती है तो अगले दिन की सुबह सुबह न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बन गई और सभी न्यूज़ चैनल्स इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे थे, जिसकी वजह से इस खबर ने पूरी देश में सनसनी फैला दी थी। लेकिन आखिर कब्रिस्तान से यह लाशें क्यों निकाली जा रही थी पुलिस द्वारा? उन लोगों के मरने के कई साल बाद भी यह लाशें निकालने की नौबत क्यों आई? भारत के केरल राज्य में घटी इस घटना को केरल साइनाइड मर्डर के नाम से जाना जाता है। भयानक क्राइम की कहानी केरल के पूना मट्टम परिवार में घटी थी, जो कि कोरिकोटी ज़िले के कुड़ाथाई गांव का एक संपन्न परिवार था। परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस और उनकी धर्मपत्नी का नाम था अनम्मा थॉमस। इनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटों के नाम रोजो थॉमस और रोयो थॉमस थे और बेटी का नाम था रेंजो थॉमस। साथ ही टॉम थॉमस की एक भाई भी थे जिनका नाम जकारिया थॉमस था, जिससे उनका एक बेटा भी था शाजो जकारिया। रोजो थॉमस अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया। बाद में वहीं पर नौकरी भी करने लगा, जबकि रॉय थॉमस केरल में ही रहता था। इसी बीच जोली जोसेफ और रॉय थॉमस की शादी हो गई। दरअसल इन दोनों की शादी लव मैरिज थी। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए जब जोली जोसेफ कुड़ाथाई गांव गई, जो रॉय थॉमस का गांव था, तो वहीं उसकी मुलाकात रॉय थॉमस से हुई, जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता था और उसके माता पिता रिटायर्ड टीचर्स थे और उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती थी। उनकी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी। रॉय थॉमस के माता पिता को भी अपने लड़के की शादी के लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो पढ़े लिखी, संस्कारी, धार्मिक और सुलझी हुई लड़की हो, और जोली जोसेफ में यह सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक बैठती थी। उन्होंने अपने लड़के रॉय थॉमस को जोली से शादी करने की अनुमति दे दी और अब 1997 में इडुक्की ज़िले के कटप नामक जगह से ताल्लुक़ रखने वाली जोली अम्मा जोसेफ की शादी बड़ी ही धूमधाम से रॉय थॉमस से हो जाती है। जोली जोसेफ का जन्म केरल के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, जिसके पिता पेशे से एक किसान थे। शादी के कुछ साल तक तो जोली अम्मा जोसेफ अपनी परिवार और अपने पति का इतना ख्याल रखती थी कि कुछ ही सालों में वो पूरे परिवार की चहेती बन गई। वो सोसाइटी लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रही थी, जिसके कारण वे लोग भी उसे एक सज्जन और पढ़ी लिखी महिला मानते थे। साथ में वो एक हंसमुख महिला थी, जिसके कारण सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उनका यह भ्रम तब टूटने लगा जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक बेहद चौंका देने वाला मामले सामने आया। दरअसल जोली के भोले चेहरे और सरल व्यक्तित्व के पीछे एक शैतान छुपा था, जिसे लगभग 17 सालों तक कोई नहीं जान पाया था। हालांकि इस घटना की कहानी बेहद डरावनी है, लेकिन साथ ही साथ यह हम सभी को इस तरह की घटनाओं से आने वाले कल और भविष्य के लिए सतर्क भी करती है। दरअसल 24 अगस्त 2002 में रॉय थॉमस की मां और जोली की सास अनम्मा थॉमस, जो पेशे से एक टीचर थी, वर्क करने के बाद वापस घर आती है
उसके बाद वो हमेशा की तरह कुछ हेल्दी ड्रिंक पीती है और उसके लिए वह मटन सूप पीते हैं, पर उसके पीने के तुरंत बाद उन्हें चक्कर आ जाता है और वह ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत ही उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद अनम्मा दम तोड़ देती है और डॉक्टर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताते हैं। डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक को मौत की वजह मानने के कारण परिवार के लोग उनका पोस्टमार्टम ना करने का फैसला करते हैं और अनम्मा थॉमस की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके पति टॉम थॉमस के कंधों पर आ गई थी और घर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले भी टॉम थॉमस ही लेते थे। अनम्मा की मौत हुए अभी 6 साल भी नहीं गुजरे थे कि अचानक उनके पति और रॉय के पिता यानी जॉली के ससुर टॉम की भी 28 अगस्त 2008 को मौत हो जाती है। वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर पद पर काम करते थे और मृत्यु होने से पहले टॉम थॉमस ने टेपियोका डिश का सेवन किया था, जिसे खाने के तुरंत बाद ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनकी पत्नी अनम्मा की मौत का था और डॉक्टर ने भी उन्हें यही बताया था कि टॉम की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जिसके कारण उनका भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, यानी परिवार के लोग उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजते हैं। लेकिन थॉमस परिवार घर के मुखिया टॉम थॉमस की मौत के सदमे से अभी उबर ही रहा था और ठीक 3 साल बाद 9 सितंबर 2011 को घर के एक और प्रमुख सदस्य टॉम थॉमस के बेटे और जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत भी हो जाती है। लेकिन इस बार रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू मंजारियाल रॉय की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए जोर देते हैं, क्योंकि उनका यह कहना था कि रॉय को ना तो कोई बीमारी थी और ना ही उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी, इसलिए उनको लगता था कि यह नेचुरल डेथ नहीं है। और फिर रॉय के मामा मैथ्यू मंजारियाल के कहने पर रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम कराया जाता है। और जब पुलिस रॉय थॉमस की मौत की जांच शुरू करती है तो पता चलता है कि जब रॉय थॉमस की मृत्यु हुई थी तो उस समय उनके बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्होंने मरने से पहले साइनाइड पॉइजन कंज्यूम किया था। पुलिस जांच में यह भी पता चलता है कि मौत के समय रॉय थॉमस को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्हें जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और इसके अलावा जब पुलिस रॉय थॉमस की पत्नी जॉली से इसके बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताती है कि रॉय इस समय बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, जिसके कारण वो शराब के आदी हो गए थे और अक्सर जॉली से झगड़ा भी किया करते थे। क्योंकि पुलिस की जांच में अब यह मामला आत्महत्या का नज़र आ रहा था, तो इसीलिए पुलिस आगे की जांच नहीं करती है। और इसके बाद 24 फरवरी 2014 को रॉय थॉमस के मामा और मैथ्यू मंजारियाल के भी विस्की का सेवन करने के बाद अचानक से ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण परिवार वाले इनकी मौत को भी नेचुरल डेथ ही मानते हैं और पोस्टमार्टम न कराने का निर्णय लेते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, यह मैथ्यू वही व्यक्तित्व थे जिन्होंने रॉय की यानी जॉली के पिता की अचानक मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए जोर दिया था। पिछले 12 सालों में परिवार में हुई 4 लोगों की मृत्यु ने पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन इसके बाद हुई एक मौत ने तो सभी को निष्पक्ष कर दिया। जब रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू जकारिया की 2 साल की मासूम बेटी अल्फाइन सरखारियास में अल्फाइन की मौत के 2 साल के भीतर ही यानी 11 जनवरी 2016 को अल्फाइन की मां सीली की भी दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। अल्फाइन की मौत में एक चीज़ कॉमन थी कि उन दोनों की मौत दौरा पड़ने से हुई थी, यानी उनको सांस लेने में दिक्कत थी और मरने के बाद दोनों के मुंह से झाग निकल रहे थे। इन 14 सालों में हुई इतनी मौतों ने थॉमस परिवार को लगभग ख़त्म ही कर दिया था। जो परिवार किसी समय पर एक वेल्थी जायंट के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर हिस्सों में हो गया था। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी मौतें इतने कम समय में कैसे हो गई हैं। अब पूनामट्टम परिवार के पड़ोसी और रिश्तेदार यह मानने लगे थे कि थॉमस के घर में किसी भूत का प्रेत का साया है, जिसके कारण एक के बाद एक घर के सभी सदस्य मरते जा रहे हैं। और जॉली भी अब लोगों से यही बात बताती है। और अब रॉय थॉमस की पत्नी जॉली जोसेफ अपने पति के मरने के बाद 2017 में दूसरी शादी करने का फैसला करती है, वो भी घर के ही एक सदस्य से। और वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि रॉय थॉमस का चचेरा भाई साजू जकारिया था, जो कि एक टीचर के रूप में काम कर रहा था।
और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शाजू पहले से ही शादीशुदा था और शाजू की शादी सिली से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी भी थी और जिसका नाम उन्होंने अल्फाइन रखा था। लेकिन अब वो अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी सिली और बेटी अल्फाइन की मौत हो चुकी थी। परिवार में इन मौतों के बाद घर के सभी सदस्य यही मानते थे कि वे सभी लोग नेचुरल तरीके से ही मरे हैं। लेकिन घर का एक सदस्य ऐसा भी था जो इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और वो सदस्य था अमेरिका में रह रहा रॉय थॉमस का भाई रोजो थॉमस। रोजो थॉमस को लग रहा था कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं है, बल्कि इनके पीछे किसी का हाथ है। इसलिए उसने 2017 में पुलिस में कंप्लेंट की कि उसके भाई रॉय थॉमस के शरीर में पाए गए साइनाइड जहर की जांच की जाए, लेकिन पुलिस ने उसको सुसाइड मानते हुए उनकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया। इसलिए रोजो थॉमस को इस केस की कंप्लेंट कराने के लिए कुछ और सबूत जुटाने पड़ते हैं। और इसी बीच रोजो को यह भी पता चलता है कि उसके पिता टॉम की प्रॉपर्टी के पीछे किसी की बुरी नज़र है, और रोजो का शक किसी और पर नहीं बल्कि उसकी भाभी यानी रॉय थॉमस की पत्नी जोली अम्मा जोसेफ पर ही था। रोजो को यह भी पता चलता है कि जोली जोसेफ ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज भी बना रखे थे, और अब रॉय थॉमस की सारी प्रॉपर्टी पर वह अपना दावा कर रही है। और जोली लोगों को यह बताती है कि रॉय थॉमस उसे इतना चाहते थे कि उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। जब अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि दरअसल जोली जो अपने आप को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेसर बताती है, वह बात बिल्कुल झूठी है, और जोली के पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी फर्जी है। और जब लोगों को जोली के इस फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो लोग जोली को शक की नज़र से देखने लगते हैं, और समय बीतने के साथ एक के बाद एक उसके झूठे कारनामों का खुलासा होने लगता है। इसके बाद रोजो थॉमस अपनी जांच में एक बात और पता चलता है कि घर के सभी सदस्यों की हत्या में एक पैटर्न छुपा हुआ है, यानी इन सभी लोगों की मौत कुछ ऐसे खाने या कुछ पीने के बाद ही हुई है। और परिवार के कुछ सदस्यों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने भी आ चुकी थी कि उनके बॉडी में साइनाइड जहर के अंश पाए गए थे। अब रोजो थॉमस इन सारे सबूतों को लेकर 2 साल के बाद फिर से कोरिकोट पुलिस स्टेशन जाता है, और इस बार रोजो द्वारा जुटाई गई जानकारी और जोली के बारे में सभी बातों को सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है और केस को आगे की जाँच करने में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस अब घर के जीवित बचे सदस्यों से बात करती है, जिनमें रोजो थॉमस के चचेरे भाई शाजू और उसकी दूसरी पत्नी यानी जोली से भी पूछताछ करती है। जब पुलिस उन सभी बातों के बारे में भी पूछताछ करती है जो रोजो थॉमस द्वारा पुलिस को बताई गई थी, तो पुलिस को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिलती है, और रोजो थॉमस द्वारा किए गए सभी दावे पुलिस के सामने एक के बाद एक सच साबित होने लगते हैं। और यह इस केस में अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब जो खुलासा हो रहे थे उनके द्वारा पुलिस का दोषी तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो गया था। और अक्टूबर 2019 में पुलिस यह फैसला करती है कि परिवार के पिछले कुछ सालों में हुई सभी मौतों की फिर से जांच की जाएगी, और जिसके लिए पुलिस उन सभी शवों को 4 अक्टूबर 2019 को उनकी कब्रों से निकलवाती है। अब इन सभी डेथ बॉडी को हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा इस केस की सच्चाई को जानने के लिए देश दुनिया के अन्य जाने माने फॉरेंसिक साइंटिस्ट की भी मदद ली जाती है, जिसके बाद एक और बेहद हैरान कर देने वाली कहानी निकलकर सामने आती है, जो हम आपको आगे बताएंगे। इसी बीच पुलिस शाजू जकारिया की दूसरी पत्नी जोली जोसेफ से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो जोली पुलिस के सवालों के जवाब सही ढंग से नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अपने सवालों का दायरा बढ़ाती है और थोड़ा सा कड़ाई से पूछताछ करती है, फिर जोली पुलिस से बच नहीं पाती है और वह सारे सवालों के जवाब सही देने लगती है। और 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने 47 वर्ष की जोली जोसेफ को अपने पहले पति, सास, ससुर और 3 अन्य लोगों की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद केरल के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया था। जैसा कि जोली जोसेफ ने अपने घर के लोगों को बताया था कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोरिकोटी में एक कॉमर्स प्रोफेसर है, और वह हर रोज़ सुबह के 8 बजे अपने काम पर निकल जाती थी और शाम के 5 बजे वापस घर आ जाती थी। लेकिन रोजो थॉमस को पहले ही शक था कि वह झूठ बोल रही है,
इसलिए जब रोजो थॉमस ने एनआईटी कालीकट में जाकर इस बात की पुष्टि की तो उसे बताया गया कि उनके पास जोली जोसेफ नाम की कोई महिला प्रोफेसर या कर्मचारी नहीं है। जोली की आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उस आइडेंटिटी कार्ड को फर्जी बताया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर जोली 14 साल तक कहाँ जाती रही थी, क्योंकि प्रतिदिन वह उसी टाइम पर बिना कोई छुट्टी किए स्कूल जाती रही थी और इंस्टीट्यूट बंद होने के बाद ही वो वापस घर आती थी। और यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसने यह काम 1-2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 14 सालों तक किया था। और जब पुलिस ने यह सवाल जोली से किया तो उसने बताया कि वह अपने ज़्यादातर समय पास के चर्च में बिताया करती थी और कभी कभी वो एनआईटी के कैंटीन में भी चली जाती थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चलता है कि उसका दूसरा पति शाजू जकारिया, जो 1.5 साल उसके साथ रहा था, लेकिन उसको भी यह नहीं पता था कि जोली फर्जी आईडी कार्ड के सहारे सबको गुमराह कर रही है। शाजू जकारिया बताता है कि उसको इस बात की जानकारी 6 महीने पहले ही हुई थी और जांच में पता चलता है कि जोली अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी और उसने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। पुलिस ने जोली के दूसरे पति शाजू जकारिया से काफ़ी पूछताछ की कि कहीं जोली के इन काले कारनामों में उसका भी तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसके शामिल होने की कोई जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई थी। फिर पुलिस द्वारा यह जांच करने के बाद इन सभी हत्याओं के पीछे जोली जोसेफ का ही हाथ है, ये पुष्टि करती है। तो पुलिस जोली के बचपन से लेकर अब तक का सारा बायोडाटा खंगालने और फैमिली बैकग्राउंड की हकीकत जानने के लिए जेल में स्थित उसके गांव कटप जाती है और अब पुलिस जोली से जुड़ी हर एक चीज़ की जानकारी जुटाती है ताकि उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सबूत कोर्ट में पेश किए जा सके। हालांकि फोरेंसिक रिपोर्ट में 6 डेड बॉडी में से 4 में साइनाइड ना मिलने की पुष्टि होती है, लेकिन पुलिस का कहना था चूँकि यह शव काफ़ी पुराने हो चुके हैं इसलिए इनमें साइनाइड मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पहले से ही मौजूद थे जो जोली ने खुद ही कबूल किए थे और यह एविडेंस उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी थे। इसके अलावा पुलिस जांच में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें पाई गई थी जो जोली के इस जघन्य अपराध को बयां कर रही थी। और पुलिस की पूछताछ में जोली ने एक बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा भी किया था कि उसके निशाने पर अब भी परिवार के 2 और बच्चे और कुछ अन्य सदस्य भी थे। और इससे यह पता चलता है कि उसका इरादा आगे भी कितना खतरनाक था और वह अपने स्वार्थ के लिए अब भी कई निर्दोष लोगों की जान लेने पर तुली हुई थी। अगर रोजो की निशानदेही में जोली को ना पकड़ा जाता तो वह ना जाने और कितने खतरनाक कामों को भविष्य में अंजाम दे सकती थी। इसके अलावा उसने 3 अन्य लोगों को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन समय से उपचार मिल जाने पर वह सभी लोग बच गए थे। रॉय थॉमस और रोजो थॉमस की बहन रंजी थॉमस ने बताया कि जोली ने उसकी भी जान लेने की साजिश रची थी, लेकिन समय से इलाज मिल जाने के बाद उसकी जान बच गई। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर जोली ने यह सब क्यों किया था? आखिर ऐसी कौन सा कारण था जिसने उसे इतना खतरनाक काम करने के लिए मजबूर किया था? दरअसल जोली घर की बॉस बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी ना हिले और इसके लिए उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। और इसके बाद जोली एक के बाद एक इन सारी हत्याओं को अंजाम देती रही। सबसे पहले उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस को अपने रास्ते से हटाया, क्योंकि उनके पास घर की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां थी और घर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले वही लेती थी। अनम्मा की मौत के बाद उनके पति टॉम थॉमस घर के सबसे वरिष्ठ आदमी थे और फिर घर का सारा काम उनकी निगरानी में होती थी, इसलिए जोली ने उनको भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके बाद जोली का अगला निशाना उसका खुद का पति रॉय थॉमस ही था, जिससे उसकी कम ही बनती थी और जोली थॉमस के चचेरे भाई जकारिया से शादी करना चाहती थी, पर वह पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन इसके लिए भी जोली ने प्लानिंग कर रखी थी। इसके लिए पहले तो उसने उसकी 2 साल की बेटी को अपने निशाने पर लिया और फिर उसकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और अब उसका शाजू से शादी करने का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद उसका अगला निशाना बने थे रॉय थॉमस के मामा यानी अनम्मा थॉमस के भाई मैथ्यू मंझारिया, क्योंकि जोली उनको भी पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह यह थी क्योंकि उनकी ज़िद पर ही रॉय थॉमस की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था
और जोली के इस अपराध का भांडा फोड़ने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जोली ने इन सभी को मारने के लिए साइनाइड का ही प्रयोग क्यों किया? दरअसल साइनाइड का प्रयोग सोने को चमकाने के लिए किया जाता है और इसको खाने से इंसान की मौत भी हो जाती है, लेकिन इसकी एक निर्धारित मात्रा किसी के लिए मीठे जहर का काम करती है और ये किसी व्यक्ति पर अचानक से असर ना करके धीरे धीरे उसकी जान ले सकती है। और ठीक वैसा ही जोले जोसेफ ने भी किया था। उसने घर के सदस्यों को साइनाइड की ज़्यादा मात्रा ना देकर बल्कि उसकी छोटी छोटी डोज दी, जिसके धीरे धीरे असर ने किसी को शक पैदा होने ही नहीं दिया। अब सवाल ये था कि आखिर जोली को यह साइनाइड कहाँ से मिली? दरअसल जोली की जान पहचान राजू कुमार नामक एक व्यक्ति से थी और जो पेशे से एक ज्वेलर था। उसी ने जोली को साइनाइड उपलब्ध कराया था। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस राजू कुमार को अरेस्ट कर लेती है और इसके अलावा एम मैथ्यू नाम के एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसने भी साइनाइड उपलब्ध कराने में उसकी मदद की थी। और अगर इस केस की अब तक की स्थिति के बारे में बात करें तो जोली अम्मा जोसेफ अभी भी जेल में है, लेकिन 2021 में केरला हाई कोर्ट से जोली को बेल मिल गई थी। लेकिन उसके इस जघन्य अपराध को देखते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से जोली को काफ़ी लंबे समय बिना बेल के ही जेल में रहना पड़ेगा। और इसी बीच जोली की दूसरे पति ने भी जोली से तलाक ले लिया था। जोली ने कोरिकोड जेल में सज़ा काटने के दौरान अपनी कलाई काट कर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था, लेकिन समय रहते ही उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और उसकी जान बच गई थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इस महिला ने अपने एक स्वार्थ के लिए 14 सालों में 6 लोगों की जान ली और कई लोग उसकी साजिश का शिकार होते होते बच गए और आगे भी ना जाने और कितने लोग उसका शिकार बन सकते थे। वैसे तो इस केस में सभी दोषियों को जो भी सज़ा दी जाएगी वह तो हाई कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी, लेकिन अगर जोली का जुर्म साबित हो जाता है तो आपके अनुसार उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।